हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का न्यू सेशन में। तो वेक्टर के क्लास चल रहा है जैसा कि आप देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों वेक्टर के आज न्यू क्लास में स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में बताए थे दिक्कोजिया के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अपने दोस्तों में पहले इस लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम गवाए हुए। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कल दिक्कोजिया के बारे में बताए थे और डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात के बारे में। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेना है जो भी आई है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जान लेंगे एक्स अक्ष की दिक्कोजिया होता है 1 0 0। ठीक है, वाई अक्ष की दिक्कोजिया होती है 0 1 0। जेड अक्ष की दिक्कोजिया होती है 0 0 1। ठीक है दोस्तों, कल दिक्कोजिया के बारे में बताए थे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। ठीक है, क्या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है, इसके बारे में हम बताए थे। तो चलिए, जो आप सभी को फॉर्मूला याद है, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बट्टे में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉस बीटा बराबर क्या होता है? कॉस बीटा बराबर होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अपडेट मैं कर दे रहा हूँ। और कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस गामा बराबर होता है जेड बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो कल हम प्रूफ कर दिए थे। तो चलिए इससे आगे की ओर क्लास प्रारंभ करते हैं और इस इम्पोर्टेंट चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट इसको जल्दी लीजिए, इसको मैं डालने जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलिए एक प्रश्न लेता हूँ मैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? आपका ए ऑप्शन है 0, बी है -1, सी है 1 और डी में दिया गया है आपका न। तो चलिए इसका फटाफट से आप आंसर बताइए, चैट बॉक्स में हम देखते हैं। चलिए तो इसका हम सॉल्व करते हैं। आप लोग आंसर निकाले होंगे तो मिलाइएगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन देख लीजिए, एक्सप्लानेशन। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बताए हैं कॉस स्क्वायर फॉर्मूला। सबसे पहले तो इसको लिख देना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इतना तक लिख दिया हूँ मैं। जब इतना तक लिखा ही गया है तो आगे चलते हैं। अभी हम बताए हैं कि कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? एक्स बट्टे में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख देना है एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट ओवर, यहाँ होल स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या बताए हैं? यहाँ बीटा रहेगा तो यहाँ वाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वाई जी को वाई बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट और पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो और आगे चलेंगे। तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? जेड बट्टे में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का रूट होता है। इसका क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। इतना तक तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जब इतना तक समझ में आ गया है तो और आगे चलेंगे। तो जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ प्लस हो जाएगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना तक किसी का कोई समस्या, किसी का भी कोई समस्या नहीं है। तो ये काम करते हैं, हमारे पास जगह तो नहीं है, फिर भी नीचे लिख देता हूँ मैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तीनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों, एलसीएम तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो जब एलसीएम इतना हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो एक बचेगा, तो एक से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा जेड स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो यहाँ से हम काट देते हैं। तो जब काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आ ही गया होगा सभी लोग को। केवल कुछ नहीं करना है, केवल कॉस का मान रख के स्क्वायर कर देना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। भी आई है, इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान क्या होगा। दोस्तों इसका भी मान निकालते हैं। तो एक चीज़ देखिए, क्या निकाले हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 निकाले हैं। ठीक है, तो इसी से चलते हैं। एक चीज़ याद रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या ये फार्मूला आप लोग को नहीं मालूम है, ये तो 10th क्लास में ही मालूम हो गया होगा। तो चलिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रयोग करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना तक तो बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा। जब इतना तक समझ में आ रहा है तो और आगे चलेंगे। तो यहाँ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस टोटल चीज़ को माइनस वाला को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं कैसे होगा जी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं। अगर इसी में आपको पूछ दिया जाए
चलिए देख लेते हैं। जैसा कि पूछेगा आपको से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मान क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए तो। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताए हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ निकालना है हमें क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। एक चीज़ अभी हम बताए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इतना को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ वीवीआई पॉइंट लिखते हैं, उसको आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। कुछ वीवीआई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, और उसको याद रखना है, वीवीआई। ठीक है, वीवीआई पॉइंट हो गया नंबर 1 में, पहले लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। और एक और वीवीआई पॉइंट है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीवीआई पॉइंट को आपको माइंड में सेट रखना ही रखना है, क्योंकि इससे 1 नंबर का जरूरी आएगा आपके एग्जाम में। आउट हो गया कुछ। ठीक है दोस्तों, जब इतना तक हम पढ़ चुके हैं तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इतना तक समझ में आ गया है तो पहले चैट में फूलों की बारिश कीजिए, तब तक हम इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्या आता है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब कि सदिश का प्रकार। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब कि सदिश का प्रकार। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, सबसे फर्स्ट है जीरो और नल वेक्टर, मतलब कि शून्य या बिंदु सदिश। ठीक है दोस्तों, शून्य या बिंदु सदिश। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या किसी भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो 9798163402 इस पर व्हाट्सएप में कुछ भी लिख के भेजें, इधर से ऑटोमेटिक आपका लिंक चला जाएगा टेलीग्राम का। तो सबसे फर्स्ट में है दोस्तों जीरो और नल वेक्टर, शून्य या बिंदु सदिश। तो ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है
वैसा सदिश जिसका अंतिम बिंदु मतलब कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, उसे क्या कहते हैं? जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, उसे शून्य बिंदु सदिश कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देते हैं, डिफिनेशन, एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, क्या ये शून्य सदिश है? आप लोग बताइए कमेंट में, जल्दी से चैट में धमाल मचाइए, बहुत से लोग आ रहा है। तो चलिए, ये नहीं होगा आपका एग्जाम्पल, क्योंकि इसका बिंदु है, इसका प्रारंभिक बिंदु है अमेरिका, इसका कहाँ है? फ्रांस। तो हम क्या बताए डेफिनेशन में कि वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु सेम हो, ठीक है, तो शून्य सदिश, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा रुक जाए दोस्तों, लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए गए थे। तो दोस्तों क्या समझा रहे थे? सॉरी, कुछ मिस्टेक हो रहा था हमको से। शून्य सदिश या बिंदु सदिश वैसा उसे कहते हैं, देखिए इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। वैसा सदिश जिसका अंतिम बिंदु मतलब कि वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु संपाती हो। संपाती का मतलब कि एक ही पर एक, जैसे कि एक बिंदु है, यहीं से गुजर रहा है, ठीक है, वेक्टर ए है और वेक्टर ए, मतलब कि ए वेक्टर संपाती, ठीक है दोस्तों। कोई बिंदु यही है, संपाती की मतलब सेम, मतलब कि इससे गुजर रहा है फिर इसी से गुजर रहा है, तो दिखाई नहीं ना देगा, तो वो तो सेम वेक्टर हो जाएगा। तो संपाती हो, इसका हम डिफिनेशन होगा तो लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु संपाती हो, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु संपाती हो, ठीक है दोस्तों। संपाती का मतलब हम समझा दिए कि कोई ये वेक्टर ये बिंदु है और इसी पर एक और है, यानी कि ये संपाती है, कहीं जा नहीं रहा है, केवल एक बिंदु के रूप में है। अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, ठीक है दोस्तों। संपाती मतलब कि ऐसे वेक्टर है तो ये है और ये है, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु, ये दोनों सेम है, एक ही है, तो ए वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल समझ में आ गया हो। अब कोई ये है तो ये बी हम मान ले सकते हैं, ए सी, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। अब उम्मीद है कि हमको समझ में आ गया। जैसे ये वेक्टर है ए बी, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, और इसका तो सेम कह रहा, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु सेम हो या संपाती हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक ही हो, पहले भी डिफिनेशन में हम बताए थे कि वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु भी और अंतिम बिंदु भी एक ही हो, तो यही पर दो है, तो ए या फिर ए हो जाएगा, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर दोस्तों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं इकाई सदिश या
मात्रक सदिश। ठीक है दोस्तों, अब एक क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसके बारे में जानेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब कि इकाई सदिश को ही मात्रक सदिश भी बोला जाता है। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। ठीक है दोस्तों, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। परिमाण मतलब कि मापांक, जैसे कि कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण यानी कि मापांक 1 हो उसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है मात्रक सदिश बनाने का। एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए का, वेक्टर ए बट्टा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अगर बी रहेगा तो बी कैप बराबर बी वेक्टर बट्टे में मैग्नीट्यूड, केवल लिखने आना चाहिए, फॉर्मूला कुछ भी हो। तो चलिए थोड़ा सा इस पर कुछ प्रश्न लेकर हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल के रूप में। एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका नाम है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है इकाई सदिश। ये इकाई सदिश नहीं है, इसका मापांक निकालेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर के रूट ओवर। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर √3। ठीक है, तो इसका मापांक तो नहीं आया। एक तो इसको वेक्टर बनाएंगे कैसे, तो वेक्टर बनाने के लिए तो हम फॉर्मूला लिखे हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बट्टे में मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसी का। तो चलिए ए कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टे में √3। तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ लिखना है केवल कि वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश। ठीक है, अब इसका परिमाण हम निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये मात्रक सदिश हो गया। ठीक है, इतना इज इक्वल टू ए कैप बराबर इतना लिख देना है। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया है। कोई एक वेक्टर ले लिए तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो आया √3। अब वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश क्या हो जाएगा, इकाई सदिश या मात्रक सदिश या परिमाण 1 वाला भी सदिश लिख सकते हैं। तो ए कैप हो गया, ए कैप बराबर वेक्टर ए का, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए लिख दिया, मैग्नीट्यूड बटे में √3, इकाई सदिश हो गया। चलिए इकाई सदिश के लिए क्या हम डेफिनेशन बताएं, जिसका परिमाण 1 हो। तो इसका परिमाण पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा √3 आई कैप प्लस 1 बटा √3 जे कैप प्लस 1 बटा √3 के कैप। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, यानी कि ए कैप का मैग्नीट्यूड करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 का रूट हो जाएगा। यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, बट रूट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे तो हो जाएगा 3 बटे में 3 के रूट हो जाएगा, तो 1 से कैंसिल, तो 1 रूट अंडर बराबर 1, यानी कि परिमाण 1 आ गया। तो ये जो हुआ यहाँ तक हम निकाले ना इकाई सदिश, तो ए इकाई सदिश है, लेकिन ये नहीं था तो हम बना दिए। तो ये बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब एक प्रश्न दे देगा कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, इसका मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, उसी पर कर देना है। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों 3rd नंबर पर। 3rd नंबर देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब 3 नंबर में चलते हैं।
इसको क्या नाम है थोड़ा देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए तो लाइट, दोस्तों सही हो चुका है। चलिए तीसरा नंबर है कोइनेंशियल फैक्टर। थोड़ा मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ। वेक्टर, इसका हिंदी होता है सह आदिम सदिश। ठीक है दोस्तों, कोइनेंशियल वेक्टर में मतलब कि सह आदिम सदिश। तो एक कहता है कि दो या दो से अधिक वैसा सदिश, दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ठीक है, उसे सह आदिम सदिश कहते हैं, कोइनेंशियल वेक्टर कहते हैं। वैसा सदिश, वैसा दो या दो से अधिक सदिश मतलब कि दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। कोई जैसे वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है। तो क्या यह सह आदिम सदिश है? क्योंकि एक का प्रारंभिक बिंदु है फ्रांस में और एक का प्रारंभिक बिंदु है अमेरिका में, तो यहाँ क्या कह रहा है डेफिनेशन में, एक ही हो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ दिल्ली में है और इसका प्रारंभिक बिंदु मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा। और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 3 हो गया, ए ले लिए, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, इस तरह ले लिए। तो क्या ए हो सकता है? वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ए भी नहीं होगा ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसका बिंदु है प्रारंभिक बिंदु वो अलग अलग है, केवल ए सेम है। चलिए ए भी नहीं होगा, तो चलिए होगा कौन? अब कि आप बताइए। वेक्टर ए है, वेक्टर बी, ये हो सकता है क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु सेम है। डेफिनेशन में यही बोल रहा है कि वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो प्रारंभिक बिंदु तो एक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। क्या ये नहीं हो सकता? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इतना तक समझ में आ गया होगा सभी लोग को। तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर में देख लेते हैं क्या है। कहाँ तक देखें? 3rd नंबर तक। 3rd नंबर तक देखें। 4 नंबर तक देखेंगे पैरेलल और कोलिनियर का थोड़ा सा स्पेलिंग मुझे देखना पड़ेगा। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, समांतर या संरेख सदिश। ठीक है दोस्तों, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, समांतर या संरेख सदिश, इसका डेफिनेशन क्या होता है? वैसा दो सदिश जो समांतर रेखा पर हो या फिर एक ही लाइन पर हो। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन है वैसा दो सदिश जो समांतर रेखा पर हो उसे समांतर सदिश कहते हैं, या तथा संरेख के लिए एक ही लाइन पर हो उसे संरेख कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
एक ही लाइन पर हो, यानी कि एक ही रेखा पर हो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समांतर कहें कि वैसा दो सदिश जो समांतर रेखा पर हो, जैसे कि नंबर फर्स्ट में ले लिए, एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो लाइन है, L1 हो गया, L2 हो गया, यहाँ ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये समांतर है। ठीक है, ये समांतर है। ठीक है दोस्तों, या फिर किसी का मन रहेगा कि नहीं इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो इस तरफ भी डायरेक्शन रहेगा तो भी ये समांतर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संरेख के लिए कह रहा है कोई लाइन है। ठीक है, इस लाइन का नाम है L, कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये वेक्टर का नाम है A, ये वेक्टर का नाम है B, तो ये संरेख है। ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ चलेगा संरेख और समांतर मैथमेटिकल सेम ही होता है, ऐसे केवल अलग अलग रहता है। तो ये समांतर हो गया और ये हो गया क्या, संरेख हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। पैरेलल के बाद क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो इस पर कुछ थ्योरी बताते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पैरेलल यानी कि संरेख। तो चलिए कुछ यहाँ हो जाएगा। यदि वेक्टर A इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप तथा, ठीक है दोस्तों, यदि A वेक्टर बराबर इतना है तथा वेक्टर B इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं हो, यानी कि और लिख देते हैं, मतलब कि तथा x1 बटा x2 बराबर, x1 बटा x2 नहीं होगा, x1 माइनस x2 होगा। नहीं सॉरी, सही है, x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 बराबर z1 बटा z2 हो। तो वेक्टर A तथा वेक्टर B संरेख होगा। ठीक है, जब बराबर होगा तो क्या संरेख होगा। तो चलिए हम इसको समझाते हैं। ये रहेगा तो इतना तथा इतना संरेख होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। तो जैसे कि कोई वेक्टर A है, ठीक है, ये वेक्टर का नाम A ले लिए, इसका समांतर वेक्टर क्या है, वेक्टर B है। तो समांतर तो है, क्या बराबर है, नहीं है, तो क्या यहाँ तक हम जोड़ दिए। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हम ये दोगुना है, मतलब ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, अब ये वेक्टर बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक मान लेते हैं कि इतना के बारे में, मतलब कि इसका आधा है B, तो ये दोगुना हो गया तो अब बराबर हो गया। या फिर इस तरह से वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर B है, समांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें 3 जोड़ दिए, तो यानी कि कांस्टेंट हो गया, या इसी के जगह पर हम लेमडा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि समांतर तो है लेकिन बराबर करने के लिए जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि A वेक्टर बराबर लेमडा B वेक्टर, क्योंकि अब बराबर हो गया, पहले से बराबर नहीं था। या फिर इतना देखिए, यहाँ 2 लिखें तो 2 हो गया, तो यहाँ लेमडा है तो लेमडा चलेगा। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
फिर से बढ़िया से ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई वेक्टर है, ठीक है, जब ये वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है, तो समांतर तो है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मान लिया कि हम इसमें के भी जोड़ सकते हैं, यानी के लेमडा म्यू ये सब कांस्टेंट होता है, तो यहाँ लेमडा भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ लेमडा कर लिए, ठीक है, तो अब ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बी वेक्टर। इतना तक किसी का कोई समस्या हो नहीं हो, तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी जो हम बताए उसका उपयोग करना, ए तथा बी पहले लिख देते हैं, ए तथा बी समांतर या संरेख, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि चूंकि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, इतना तक किसी का कोई समस्या, किसी का भी, इतना तक कभी हम बताया कि लेमडा क्यों होता है, क्योंकि समांतर तो हो सकता है लेकिन वो बराबर नहीं, इसलिए कोई कांस्टेंट उसमें जुड़ सकता है। तो जब कांस्टेंट जुड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इतना के आगे चलते हैं। तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है। पता नहीं क्यों हम बोर्ड पर लिखते हैं तो हमको से तिरछा लिखाता है, चलिए सुधर जाएगा। तो और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इज इक्वल टू लेमडा से गुना कर देते हैं, तो लेमडा x2 i कैप प्लस लेमडा y2 j कैप प्लस लेमडा z2 k कैप। अब एक चीज़ और देखते हैं, इतना तक समझ में आ गया होगा सभी को, केवल मान बैठा के गुना कर दिए। समांतर जब होगा तो इतना जरूर होगा, क्यों होगा अभी तो हम समझाए कि क्यों होगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे 5i कैप प्लस यानी कि x i कैप हो गया बाई j कैप z के कैप इज इक्वल टू क्या देंगे, इज इक्वल टू हम देंगे, दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा और अंदर में लेते हैं, कुछ समझा रहे हैं, समझने पर ध्यान दीजिए। x i कैप प्लस बाई j कैप हो गया प्लस z k कैप हो गया, इज इक्वल टू देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। जब इतना देंगे तो क्या x का मान निकाल दीजिएगा फटाक से 2, y का मान फटाक से 5, z का मान फटाक से 5, इतना तक समझ। जब इतना निकाल सकते हैं तो क्या इसको बराबर में इसको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा x2, ठीक है, और x2 y1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा y2। इतना तक किसी का कोई समस्या, y1 है, यहाँ z1 बराबर क्या हो जाएगा, z1 बराबर हो जाएगा लेमडा z2। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा x1 बट्टा में x2 हो जाएगा लेमडा, समीकरण एक कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा y1 बट्टा में y2 बराबर लेमडा, क्योंकि लेमडा का गुणांक बाई स्क्वायर है, y2 है तो y2 इस तरफ जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा, समीकरण 2 कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा z1 बट्टे में z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
लेमडा हो जाएगा समीकरण 3। देखिए तो RHS वाला सभी सेम है, RHS सेम है, तो क्यों ना हम यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 2 3 से। 3 से करेंगे तो सब आपस में बराबर हो जाएगा। x1 बट्टा x2 बराबर y1 बट्टा में y2 बराबर z1 बट्टा में z2। अब तो समांतर होगा। समांतर कब होगा? समांतर या संरेख होगा जब इतना बराबर होगा, तो हम लिए और प्रूव कर दिए। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ में आ गया होगा। इतना तक किसी का भी कोई समस्या, किसी का भी जब संरेख होगा, ठीक है, आपका दिया हुआ इतना तथा इतना हो तो इतना संरेख होगा, जब इतना बराबर होगा तो बराबर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे चलते हैं। आज पूरा टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद विभाजन सूत्र चलेंगे। वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कहाँ तक चले थे? नंबर 4 तक। नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 में देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। नंबर 5 में लाइक वेक्टर है, लाइक वेक्टर, यानी कि लाइक वेक्टर समझ में आ रहा है? लाइक वेक्टर मतलब कि क्या होता है जो आप लोग समझ सकते हैं, समदिश सदिश। लाइक वेक्टर कहता है ना लोग, आई लाइक यू, सॉरी नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक वेक्टर के बारे में समझिए। ऐसे तो इसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं, वैसा समांतर सदिश जिसका दिशा सेम हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब लाइक वेक्टर कहता है वैसा समांतर सदिश, जो ऊपर में कोलिनियर आती पैरेलल बताए थे, समांतर सदिश वैसा सदिश जो दो लाइन पर हो, दो वैसा लाइन पर हो जो समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहा है कि समदिश सदिश वैसा वेक्टर, मतलब कि वैसा सदिश, वैसा समांतर सदिश जिसका डायरेक्शन सेम हो। एक चीज़ समझाते हैं, जब आप लोग कोई गर्ल को या किसी को भी बोले कि आई, मतलब कि हम लाइक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब उधर से भी बोला सेम टू यू, जब इधर से आप बोले कि आई लाइक यू, तो उधर से रिप्लाई आया कि आई सेम टू यू, मतलब कि मामला सेट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम हो गया। सेम वही है लाइक वेक्टर। इधर से बोले आप कि आई लाइक यू, तो उधर से जवाब आया क्या, आई सेम टू यू। ठीक है, यानी कि मामला सेट है। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए, समांतर सदिश हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी। ये कहा आई लाइक यू, लेकिन ये लाइक सेम टू यू नहीं बोला, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब डायरेक्शन सेम है तो ये नहीं होगा। नंबर 2 में ले लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी। आई लाइक यू, इधर से बोला गया सेम टू यू। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया समदिश सदिश क्या होता है, लाइक वेक्टर क्या होता है। वैसा समांतर सदिश जिसका दिशा यानी डायरेक्शन सेम हो, वैसा समांतर सदिश जिसका दिशा सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, उसे समदिश सदिश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं एक और आगे चलते हैं दोस्तों, वो है अनलाइक। ठीक है,
अनलाइक विषम द्विस सदिश। ये कहता है वैसा समांतर सदिश जिसका डायरेक्शन अलग अलग हो। मतलब कि इधर से बोले कि आई लाइक यू, तो उधर से आ रहा है कि दिख रहा है ना सैंडल, 6 नंबर का सैंडल है, मारेंगे गाल पर कि दिखाई देगा 9 नंबर। ठीक है दोस्त, तो मतलब कि मामला सेट नहीं है। जब इधर से बोला गया सेम टू यू, तो उधर से देख रहा है ना सैंडल, मारेंगे कि गाल पर छप जाएगा 9 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो वैसा समांतर सदिश जिसका डायरेक्शन अलग अलग हो। जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ए वेक्टर हो गया। आप ही बताइए क्या ए अनलाइक वेक्टर है? क्योंकि तो मामला सेट है, आई लाइक यू सेम टू यू, यहाँ सेम टू यू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 2 में हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, ये सेम टू यू वाला बात नहीं है, तो ये अनलाइक वेक्टर हो गया। तो चलिए आज का लास्ट देख लेता हूँ 6 नंबर। 5 नंबर तक तो पहुँच गए, तब 6 नंबर भी देख लेना ज़रूरी है, उसके बाद कल के क्लास रोचक रहेगा। तो 6 नंबर देख लेते हैं क्या है। दोस्तों 6 नंबर तो हो गया, अनलाइक वेक्टर 6 नंबर में था। तो 7 नंबर देख लेता हूँ मैं, क्या है? कोप्लेनर। इसको हमको स्पेलिंग नहीं आता है, थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। तो COP कोप्लेनर, समतलीय सदिश। ठीक है, समतलीय सदिश वैसा 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक ही तल में हो। क्या दोस्तों? 2 से अधिक, वैसा 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक ही तल में हो। तल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए एक पेज है, ठीक है, इस पर एक ए वेक्टर ले लिए और कुछ वेक्टर हो सकता है। जैसे कि हम समझाते हैं, तल हो गया, ठीक है, ये कोई तल हो गया, यहाँ ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर। मतलब कि वैसा 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक ही तल में है। ठीक है, ये एक तल हो गया, एरा से बाहर नहीं है कोई, वेक्टर डी है। इधर रहेगा तो एक ही तल में नहीं ना है, अलग अलग हो गया। तो चलिए अब इतना तक समझ ही गए हैं, तो जब इतना तक समझ में आ गया है तो ठीक है, अब कल के क्लास में करेंगे खंड सूत्र, यानी कि विभाजन फॉर्मूला। अंतः विभाजन के लिए क्या होता है? अंतः विभाजन रहे तो इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस ए होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे भी क्लास समाप्त हो चुका है। और बाह्य विभाजन के लिए आर वेक्टर बराबर होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे में होता है एम माइनस एन। आज का क्लास में केवल इतना याद रखिए, कल के क्लास में इसको प्रूव किया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फूलों की बारिश कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, वेल डन।